एक्यूप्रेशर सुपर एडवांस ट्रेनिंग एंड कॉन्फ्रेंस माता प्रसाद खेमका महाविद्यालय के इस 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मंचासीन माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार अग्रवाल जी, श्री जेपी अग्रवाल जी अध्यक्ष, श्री ए.के. द्विवेदी जी निदेशक महोदय, श्री श्याम सुंदर जी संस्थापक संरक्षक, उम्र 86 वर्ष, श्री ए.पी. सिंह जी प्रधानाचार्य, इनकी भी उम्र 86 के ऊपर है, श्री के.सी. गोयल जी कॉन्फ्रेंस समन्वयक, श्री एस.के. गोयल जी राष्ट्रीय समन्वयक, उम्र 90 वर्ष, श्री सूर्य प्रकाश केसरवानी जी उपाध्यक्ष प्रशिक्षण, श्री राम कुमार शर्मा जी, श्री एस.पी. सिंह जी, मुरारी लाल जी, श्री अशोक देवड़ा जी, इस सभागार में उपस्थित हमारी रिश्ते में भाभी लगती हैं सुषमा ओझा जी, जो आपके परिवार की सदस्य हैं, मेरे साथ आए आपके प्रयागराज के मेरे मित्र सुबोध सिंह जी, काशी से आए भाई सौरभ राय जी, इस देश के कोने कोने से इस विधा के विशेषज्ञगण, दुनिया के दूसरे देशों के भी तमाम लोग आज आपसे जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना। बाबा विश्वनाथ की नगरी, ज्ञान अध्यात्म वैराग्य की नगरी से त्रिवेणी के संगम पर आपकी नगरी में आने का अवसर दिया आपके इस कार्यक्रम ने, उसके लिए बहुत हृदय से आभारी हूं। और आपने बुलाया तो एक ऐसे विधा के मंत्री को जिसके जिम्मे हमारे देश की वो एलोपैथ के अलावा जितनी विधाएं हैं जिनका इतिहास मानव जन्म से लेकर, कहते हैं कि आयुर्वेद की उम्र ईसा पूर्व 3000 वर्षों से लेकर 10,000 20,000 साल पहले से शुरू होती है। इसी का एक अंग है होम्योपैथ। 269 साल 269 सर हेनीमैन के जन्म से होम्योपैथ की उम्र मानते हैं। एक विधा है यूनानी, जिसका जन्म, जिस विधा का रिश्ता मानते हैं कि वो यूनान, अर्थात वो अब से 5-6 हजार वर्ष पूर्व से उसकी उम्र आगते हैं। चौथी एक विधा है सोआ रिंगपा, जो हमारे पर्वतीय अंचलों में कश्मीर से शुरू होकर लाहौल स्पीति घाटी से होते हुए आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो पूर्वोत्तर राज्यों का छोर है, असम, मणिपुर, मेघालय, उन पर्वतीय राज्यों तक इस विधा के प्रचलित पद्धति है इलाज की सोआ रिंगपा। इसकी भी उम्र भगवान गौतम बुद्ध से इसको जोड़ते हैं 2500 साल पहले। सिद्धा दक्षिण भारत के राज्यों में, विशेषकर तमिलनाडु, कर्नाटका, महर्षि अगस्त से इसको जोड़ते हैं। इसकी भी उम्र, आप इस सिद्धा को कहते हैं कि ये सिद्ध किया गया उपचार की विधि। सिद्धक साधक कौन थे? वो हमारे ऋषि महर्षि थे। इसकी भी उम्र 5000-6000 साल पूर्व से मानते हैं। नेचुरोपैथी, योग को आप सभी जानते हैं। कुल मिला के ये 7 विधाएं हैं जिनसे जुड़कर ये आयुष का मंत्रालय एक दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वाले देश में अपनी उन तमाम प्राचीन विधाओं को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, फिर से पुनर्जीवित करने के लिए 9 नवंबर 2014 को उत्तर प्रदेश में, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी,
2014 में आयुष मंत्रालय का गठन भारत सरकार ने किया। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, तो 2017 में जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो 2017 में आयुष का मंत्रालय उत्तर प्रदेश में बना। बड़ी अल्पावधि है, केंद्र से जोड़िएगा तो 8 साल, प्रदेश से जोड़िएगा तो 5.5 साल। लेकिन जब आपकी विधा के लोगों ने मुझको इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए कहा, तो मुझको लगा कि ये कोई विधि ऐसी तो नहीं जो दुनिया के दूसरे देशों से आई है। लेकिन जब आपकी किताबों को, आपकी पुस्तकों को पढ़ा और जाना, तो लगा कि यहाँ भी महर्षि चरक है और महर्षि वाग्भट है, जिनसे जुड़े आपकी ये पैठी है। हमारे जो दोनों महत्वपूर्ण संहिताएं हैं, महर्षि सुश्रुत, जिनको सारी दुनिया फादर ऑफ सर्जरी कहती है, और सौभाग्य ये भी मेरा है कि मैं काशी से हूं और महर्षि सुश्रुत का भी जन्म स्थान काशी है। जिस आयुर्वेद के जनक को मानते हैं भगवान धन्वंतरी को। अब भगवान धन्वंतरी ईश्वरीय वैद्य थे, देवताओं के वैद्य थे, लेकिन जब उन मानवीय रूप में अवतार हुआ, तो काशी के नरेश राजा, काशी के राजा के रूप में, दीपोदास के रूप में, जिनके शिष्य हुआ करते थे महर्षि सुश्रुत। और सुश्रुत की संहिता है, चरक संहिता है, और यही दोनों अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो हमारे इस आयुर्वेद की रीढ़ है। तो आपका भी रिश्ता कहीं से आप अलग नहीं है, कहीं से आप दूर नहीं है, और किसी दूसरे देश से आप नहीं आए हैं। तो ऐसा जान के फिर आपके बीच में आने पर मुझको बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है कि आपने मेरे जैसे कदने से इंसान को योग, महर्षि पातंजलि, जिस योग को दुनिया में स्थापित करने का श्रेय जाता है महर्षि पातंजलि को, उनकी जन्मस्थली तो गोंडा हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने संपूर्ण जीवन काशी को दिया। तो काशी एक ऐसी नगरी है जहां आयुर्वेद की जड़ें पुरातन काल से है। योग के भी अधिष्ठाता महर्षि पातंजलि का भी जीवन का बहुत स्वर्णिम समय काशी में बीता। वर्तमान में भी आप ही के इस क्षेत्र में जन्म लेने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनकी जन्मस्थली तो प्रयागराज थी, लेकिन उन्होंने कर्मस्थली बनाया काशी को, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गठन किया। तो आज से 100 वर्षों पूर्व 1922 में उन्होंने आयुर्वेद विभाग की स्थापना किया बीएचयू में। 100 वर्ष पूरे हो गए, जिनके तमाम वैद्यों को आप सब लोग जानते हैं। एक बहुत सीरीज है, पंडित सत्यनारायण शास्त्री जैसे लोग। तो काशी और प्रयागराज का रिश्ता आपको पता है। कैसे हमारे जो 3 महत्वपूर्ण देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो 3 मूर्ति आज कहीं न कहीं से आपके इस मंच पर, आपके इस सभागार में वैसे ही 3 मूर्तियां मिली मुझको, जो उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शतायु हो, और उनके लिए 2 बातें कहना चाहता हूं। शायद उम्र इनके आगे ठहर गई है, इनके काम से, इनके त्याग से, इनकी तपस्या से। इनके लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि दर्द का कुछ हिसाब बाकी है, गम की पूरी किताब बाकी है, मौत मैं कैसे चलूं तुम्हारे साथ, मेरे खत का जवाब बाकी है। तो ये सभागार, एक तरफ नौजवान, एक तरफ उम्र के उस मुकाम पर बहुत सारे लोग हैं जो प्रौढ़ है, लेकिन शायद कोई सभागार दुनिया में ऐसा मिलेगा जिनमें इतने वरिष्ठ लोग, और खूब अच्छे से, उम्र का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं दिखता। तो लगता है कि आपकी पैथी का ही कमाल है, जिनको इन सबको ऐसा स्वस्थ। और कोरोना के काल में जब कोई बुजुर्ग, लोगों ने अपने बुजुर्गों को अपने घरों में तालों में बंद कर दिया था,
कमरों में बंद कर दिया था, घरों से निकलना बंद कर दिया। एक बुजुर्ग को मैं जानता हूं जो वर्षों से पैदल चला करते थे, 2 साल घर में बैठ गए, अब चल नहीं पाते, इसलिए कि उनके घुटने जाम हो गए। फिर भी आपने हाथ पकड़ के नाड़ी के द्वारा या जो भी आप इलाज की आपकी विधा है, आप निश्चित ही जब अपनी वो क्या कहते हैं आपको उसको एक्यूप्रेशर की विधा में जब आप अपने वो चुंबक जिन पॉइंट्स पे मैग्नेट लगाते हैं, मेथी के दाने भी आप यूज करते हैं, कलर, तो आप निश्चित ही उनके हाथों को छूते होंगे। स्पर्श जब सारी दुनिया में निषेध था, तो आपकी एक छोटी सी विधा है प्रणाम करने की, नमस्कार करने की। सारी दुनिया ने कैसे, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को आपने देखा हो कि हाथ मिलाना तो दूर, एक दूसरे को चूमना छोड़ दीजिए, सब लोगों ने दूर से एक दूसरे को प्रणाम करना शुरू कर दिया था। आपके गिलोय के काढ़े को सारी दुनिया ने पीना शुरू कर दिया था। आपके जो दूध हम पीते थे, तो दूध में हमारी माएं, हमारे घर की महिलाएं उसमें जब हल्दी मिलाती थी तो आश्चर्य होता था कि इसके पीछे उनका मकसद क्या है। लेकिन जब आपके हल्दी के दूध को एक देश है इटली, वहां के तमाम रेस्टोरेंटों में वर्तमान में वो दूध उन्होंने लैटिन नाम दिया है लॉटे, टर्मरिक लॉटे के तौर पर सारी दुनिया के रेस्टोरेंटों में आपके हल्दी का दूध परोसा जा रहा है। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने, जेपी अग्रवाल साहब ने प्रणाम किया कोरोना को, निश्चित ही वो प्रणाम योग्य था। दुनिया के तमाम बम और बारूद का दम भरने वाले देश घुटनों पे बैठ गए, कोई मिसाइल काम नहीं आई, कोई बम काम नहीं आया, बारूद काम नहीं आया, और वो तरसते रहे मास्क को, वेंटिलेटर को, अस्पताल को। निश्चित उन्होंने अपने अंतर्मन में झांक के ये सोचा होगा, काश हमने कुछ अस्पताल भी बनाए होते। मैं अमेरिका की बात आपसे कह रहा हूँ, ब्राजील की बात कह रहा हूँ, इटली की बात आपसे कह रहा हूँ। ये दुनिया की जो महाशक्तियां हैं, इनको निश्चित ही एहसास कोरोना ने करा दिया कि तुम्हारा ये सब कुछ व्यर्थ है। सबसे ज्यादा दुनिया की मौतें हुई अमेरिका में, लेकिन फिर भी भारत जैसा देश अप्रभावित था। मौतें हुई, लेकिन जो रेशियो था दुनिया का वो सबसे अल्पतम था भारत का। उसके पीछे वो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, वो आपका नेचुरोपैथी पे भरोसा, आपकी अपनी पुरानी विधाओं की दवाओं पर, आयुर्वेद पर, होम्योपैथ पर, आपके एक्यूप्रेशर पर, जैसे भी लोगों ने भरोसा करके अपने आप को, गिलोय जिसको वृक्षों की मौत कहते हैं, जिस वृक्ष पर वो चढ़ जाता है वो वृक्ष सूख जाता है, लेकिन आयुर्वेद उसको अमृता कहता है, कुरुच, अमृता। उसी गिलोय के काढ़े को जो नीम पे चढ़ा था, शायद उससे कसैला न कुछ हो। ये आपके तमाम लोग इसका उदाहरण देते हैं कि करेला वो भी नीम चढ़ा, लेकिन गिलोय के तलाशते रहे लोग नीम, जिनके घरों पे नीम पे चढ़े हुए गिलोय थे, वो लोग अपने घरों पर ड्यूटी लगा लिए कि अपने हाथ से काट काट के लोगों ने दुनिया के लोगों को बांटा, हिंदुस्तान के लोगों को बांटा। तो हमारी इस विधा, जो हमारी विधा है प्राचीन इलाज की, निश्चित ही ये प्राकृतिक तरीके हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। जैसा मंच ने भी कहा, तो कोई इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अपना काम करते रहते हैं, आप उन पॉइंट्स को अपने चुंबक के द्वारा, मैग्नेट के द्वारा आप लगा के चल भी सकते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, बहुत कम पैसे लगते हैं आपके। हम इस संस्थान को कहीं न कहीं से प्रणाम करना चाहते हैं कि अपने स्रोतों से, बिना किसी सरकारी सहयोग के, बिना किसी से चंदा मांगे, बिना किसी से हाथ पसारे, आप सब लोगों ने इतना बड़ा एसेट खड़ा कर लिया है। हम विशेषकर माता प्रसाद, इसके जो प्रेरणा स्रोत रहे, माता प्रसाद जी के चरणों में नमन करते हैं कि कैसे उन्होंने, कितने दूरदृष्टा थे, समाज के विभिन्न विधाओं के। आपकी जो किताब का प्रकाशन अभी आपने यहाँ विमोचन कराया, उस किताब के आखिरी पन्नों पर एलोपैथ के जुड़े सारे डॉक्टरों की टीम है, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं। तो हर विधा के लोग आपको कहीं न कहीं से आपके इस विधा को सराहते हैं, आपके इस को स्वीकार करते हैं।
तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत है कि जो लोग अपने को, जिन विधाओं ने 200 सालों में सारी दुनिया को अपने साए से ढक लिया, जिस विधा की उम्र बहुत कम है लेकिन प्रचार प्रसार आप कह सकते हो कि सारे संसार के हर पैथी को उन्होंने कहीं ना कहीं से ढकने का काम किया। आज वो हमारी पैथी को कहते हैं चूरन चटनी की इलाज पद्धति है। ठीक है, उनका अपना सोचना है, लेकिन कहीं ना कहीं से एक बार फिर से अपने उस इतिहास को दोहराने के लिए, अपने अतीत में झांकने के लिए और अपने उस प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर को फिर से जिंदा करने का जो बीड़ा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, वो ऐसी सी चीजों को फिर से काम कर रहे हैं। आपको भी सोच के आश्चर्य होता होगा कि कहां से, काशी में अभी मुझको जो जल्दी है यहाँ से जाने की, वो काशी तमिल संगमम एक आयोजन हो रहा है काशी में। आदि शंकराचार्य जिन्होंने इस देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए आज से हजारों वर्ष पूर्व इस देश में 4 महत्वपूर्ण धार्मिक पीठ की स्थापना की, वो भी काशी में आए, शास्त्रार्थ किया। काशी भी एक महत्वपूर्ण पीठ है, उसमें आपको पता है रामानुजाचार्य जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ, वो भी काशी से कश्मीर तक उस दौर में जब रास्ते नहीं थे, साधन नहीं थे, तो उन्होंने काशी से कश्मीर तक की यात्रा करके देश को अपने ज्ञान का प्रचार किया उन्होंने। तो ये रिश्ता है तमिलनाडु और काशी का। सुब्रमण्यम भारती जो इस देश के बहुत स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे और एक महान कवि थे, उन्होंने भी अपनी कविताओं के माध्यम से, मोदी जी ने उन जो वर्षों का एक बीच का क्रम था जो टूटा था, काशी तमिल के लोगों का आना जाना, उन्होंने 2500 लोगों को 1 महीने में काशी दर्शन, अयोध्या का और प्रयागराज की धरती पर वो तमाम, अभी तो फर्स्ट बैच जो आया है वो वहां के स्टूडेंट्स का आया है, फिर वहां के उद्योगपति, फिर वहां के सांस्कृतिक जितने भी साहित्यकार लोग हैं, ऐसे से अलग अलग 12 ग्रुप काशी आएंगे, वो प्रयागराज भी आएंगे। तो इस देश को एकता के सूत्र में पिरोने का जो फिर से बेड़ा उठाया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उसी कार्यक्रम में मुझको जाने की जल्दी है, इसीलिए बार बार मंच से कहा जा रहा है। तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत वक्त आपके बीच में, लेकिन जितना वक्त आपके बीच में गुजारा है हमने, वो निश्चित ही मेरे लिए बहुत कीमती है। एक दिन लखनऊ में भी मर्म चिकित्सा पर एक कार्यक्रम था, तो मैं मर्म चिकित्सा के मर्म को ही समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसी विधा है जिसमें ये लोग, तो अभी मंच से मुझको बताया गया कि दोनों विधाएं एक हैं, आपकी एक्यूप्रेशर की विधा और मर्म चिकित्सा। तो फिर वो, मैं उस दिन भी कार्यक्रम में बैठा, तो उस दिन उस मर्म चिकित्सा के भी इतिहास को जानने के बाद मुझको लगा कि ये भी अपने हैं और ये भी अपनी ही चिकित्सा पद्धति है जो कहीं ना कहीं से समय ने, काल ने आप सबको एक दूसरे से अलग कर दिया है। लेकिन बहुत आशावान हूँ और ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करता हूँ, त्रिवेणी के संगम पर आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ, जहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है ये, तो ऐसे पवित्र संगम पर निश्चित ही हम सब का मिलन एक दिन होगा। हम सब एक दिन त्रिवेणी जैसे नदियां समाहित है, वैसे ही भारत की वो सारी विधाएं, हमारे इलाज की जो प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियां हैं, वो सब एक दिन मिलके ऐसे ही ज्ञान की गंगा में समाहित हो जाएंगी और हम सब एक होके इस देश में, इस देश को स्वस्थ रखने का, इस देश को निरोग रखने का, जिस विश्व गुरु होने की कल्पना, चाहे वो आर्थिक रूप से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का स्वप्न हो, चाहे वो विश्व गुरु बनने का स्वप्न हो, जिसको पूरा करने के लिए वो सशक्त भारत चाहिए, स्वस्थ भारत चाहिए, तो वो स्वस्थ भारत ही वो ख्वाब देख सकता है, वो जंग जीत सकता है, वो दुनिया का सबसे गुरु बन सकता है। हम विश्व के उस उच्चतम शिखर पर विराजमान होंगे, तभी होंगे जब स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और आप सबका उसमें योगदान रहेगा। इन्हीं बातों के साथ हृदय की गहराई से आप सबको सम्मानित कराया, दूसरों को, लेकिन उन बुजुर्गों को सम्मानित करके निश्चित ही हम सम्मानित हो रहे थे।
तो आपने अपने बीच में बुलाकर निश्चित ही मेरा गौरव बढ़ाया है, मुझको सम्मानित किया है। और इन्हीं बातों के साथ आप सबको मेरी जहां भी जरूरत हो, सरकार आपके साथ है। जो भी सहयोग होगा, मैं नहीं जानता कि आप मेरे किस सहयोग से, मेरे किस साथ से आपका क्या फायदा होना है, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूं कि आप मुझसे जो उम्मीदें करती हैं, जो भी उम्मीद आप करेंगे मुझसे, मैं सदैव उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आपकी बात को सरकार तक पहुंचाऊंगा, अपने इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचाकर आपके उस हर कार्य को करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।